गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जोहार। As I know, you are spending your time for study because most of the examination are postponed. So be patient and try your best for getting advanced knowledge. By this video, you can advance your knowledge. Everything will be explaining in detail and with very easy words, easy language. साधारण भाषा में समझाया जाएगा। ट्राई कीजिए इसको समझने का। अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, करेंगे ना सब्सक्राइब? ओके, करेंगे, जरूर करेंगे, आशा है, उम्मीद है आपसे। तो चलिए, सुधार करता हूं, कोशिश करता हूं एक बेहतरीन टॉपिक्स के माध्यम से आपको शुरुआत दूं। तो पहला है, बहुत ही गंभीर टॉपिक है, हमारे देश में सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरा अपना व्यक्तिगत है। 3-4 चीजें हैं जिस पर गंभीर प्रयास करने की अभी जरूरत है। उसमें से एक प्रयास ये है जो मैं बताने जा रहा हूं। सोच पा रहे हैं आप कौन सा प्रयास? वह है प्रयास पुलिस सुधार। पुलिस सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्ष 2006 में दिया गया फैसला फिर से एक बार चर्चा में आ चुका है। आपको पता होगा प्रकाश सिंह जजमेंट, प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 का जो लैंडमार्क जजमेंट था, उस पर अभी कुछ खास प्रयास नहीं हुआ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से चिंता व्यक्त की है। क्या है ये प्रकाश सिंह बाद मामला? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 जो मामला है पुलिस सुधार से, ऐतिहासिक निर्णय का उपयोग समय समय पर जब भी ऐसी कोई परिस्थिति क्रिएट होती हो उसे हल करने के लिए एक मंत्र के रूप में इस्तेमाल होना चाहिए। एक मंत्र है ये, जैसे संकट मोचन मंत्र होता है भूत भगाने के लिए, उसी तरह से पुलिस सुधार के लिए, प्रशासनिक सुधार करने के लिए ये मंत्र है प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ। लेकिन इस मंत्र को विभिन्न राज्य पढ़ नहीं रहे हैं, उपयोग ही नहीं करना चाह रहे हैं। क्या कारण है? महाराष्ट्र के आईपीएस अधिकारियों के द्वारा लॉबिंग की माध्यम से आरोप और सरकार की मिलीभगत नियुक्तियों पर निर्णय लेने वाले सत्ता के दलालों से संबंधित नवीन मामला सामने आया है कि वास्तव में पता चला कि सत्ता और प्रशासनिक आपस में मिल बैठे दो यार, तो पार्टी होती है, तो उसी तरह यहां पर दो बात, एक सत्ता यानी राजनीतिक और दूसरा प्रशासनिक आपस में गठबंधन बना चुके हैं। कॉकटेल बन चुका है इनका, जहरीला कॉकटेल, समाज के लिए खतरनाक है ये। पुलिस सुधार कैसे हो पाएगा अगर राजनीति और पुलिस ही आपस में साठ-गांठ कर ले? और जहां तक आपको पता होगा, सरकार जो है प्रत्येक मुकदमे का एक 60% योगदान देती है। मतलब सरकार एक मुकदमेबाजी लड़ती है, इतने सारे जो केस पेंडिंग है उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है सरकार का ही होता है, सबसे ज्यादा उन्हीं का केस है। तो आप सोचिए, गरीब व्यक्ति अगर किसी मुकदमा में फंस जाए, और ऑलरेडी आप जान चुके इस मामले के आधार पर कि पुलिस और राजनीति का साठगांठ हो रहा है, तो पुलिस सुधार क्यों जरूरी है? सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या था? कई अन्य पदों पर नियुक्त रहने वाले या नियुक्त रहने के अलावा यूपी, उत्तर प्रदेश पुलिस और असम पुलिस के डीजीपी के रूप में काम करने वाले प्रकाश सिंह ने सेवानिवृत्ति के बाद, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट, वर्ष 1996 में पुलिस सुधारों की मांग करने हेतु सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दर्ज किया था, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में कहे तो जनहित याचिका दायर की थी। 2000 नहीं बल्कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था 2006 में, सितंबर 2006 में। देखिए, 1996 में पीआईएल दर्ज होता है, उसका निर्णय 2006 में आता है। अब कितना ढुलमुल रवैया है सुप्रीम कोर्ट का या न्यायालय का, देख लीजिए। हालांकि देर से ही सही, लेकिन सितंबर 2006 में जो ऐतिहासिक फैसला आता है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस सुधार लागू हो, जल्द से जल्द हो। उच्चतम न्यायालय के क्या सुझाव दिए गए थे? 6 सुझाव थे इसमें। सबसे पहला कि कुछ महीनों में सेवानिवृत्ति होने वाले, जो मतलब रिटायरमेंट होगा कुछ महीना बाद, होने वाले अधिकारियों को पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी, अबाउट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर नियुक्त करने जैसी स्थिति से बचना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ समय बाद अगर वो ट्रांसफर होने वाले हैं, ट्रांसफर मतलब उनका रिटायरमेंट हो रहा है, तो आप उसको डीजीपी क्यों बना रहे हैं?
तो ऐसे लोगों को मत बनाइए डीजीपी। ऐसे स्थिति में डीजीपी को बनाने से रोकिए। डीजीपी का कार्यकाल और चयन प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए कि किस तरीके से हो, क्योंकि डीजीपी कोई आम व्यक्ति नहीं होता है, किसी राज्य का बहुत बड़ा, एक तरह से कहे तो पुलिस अधिकारी है वो। और इतना बड़ा पुलिस अधिकारी का मतलब कोई भी रैंडम तरीका से अगर नियुक्ति हो जाए तो कहीं ना कहीं राजनीति और पुलिस का गठबंधन मजबूत हो जाएगा। इसको रोकना है, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो। दूसरा पॉइंट है कि कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो। और यह सुनिश्चित कैसे होगा कि राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो रहा है? इसके लिए पुलिस महानिदेशक के लिए एक न्यूनतम कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, क्योंकि जब मन तो कोई भी आता है मंत्री, उसको यहां से वहां दौड़ाते रहता है, ट्रांसफर करते रहता है, अपने अच्छा अनुसार जो सबसे फेवरेट होता है उसको पुलिस महानिदेशक बना दिया जाता है। तो इस सब को रोकने के लिए उनका कार्यकाल तो पहले फिक्स कीजिए, जिससे राजनेताओं के द्वारा बीच में ही उसका ट्रांसफर ना कर दिया जाए। क्योंकि बहुत से डीजीपी सख्त होते हैं, वो राजनेता से मिलते जुलते नहीं है, उनके विचार आपस में मेल नहीं खाते हैं। तो डीजीपी और राजनेता के विचार जब आपस में कॉन्ट्रडिक्ट होते हैं तो उनका ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा काम करने वालों को पहले हटा दिया जाता है, आपको पता होगा। 2 महान आईपीएस अधिकारी का मैं नाम बताने जा रहा हूं, आपको पता होगा। अशोक खेमका सर, कितना बार ट्रांसफर, छोटे से अवधि में। टीएन सेशन 8 घंटे में 6 बार ट्रांसफर हो गया था। तो सोचिए, ऐसे महान लोग जो हमारे देश की सेवा करना चाहते हैं, और राजनेता लोग जिसको बुद्धि इतनी कम होती है, वो पुलिस का ट्रांसफर ही कर देते हैं। काम कैसे होगा, लोगों की मदद कैसे होगी अगर ये प्रक्रिया जारी रहे तो? तीसरा है कि अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित निर्णय राजनीतिक नेताओं की पोस्टिंग और ट्रांसफर करने से संबंधित शक्तियों को अलग होना चाहिए। पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ नौकरशाहों से मिलकर बने पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए कि किसकी नियुक्ति कब होगी, कहां ट्रांसफर होगा, पोस्टिंग कौन करेगा। देखिए, नियुक्ति के मामले में ये तो आपको पता होगा कि अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में जो निर्णय होता है वो राजनेता के माध्यम से हो जाता है, लेकिन उसका ट्रांसफर, उसकी पदोन्नति, ये सब अगर नेता ही करे तो फिर एक तरह से मतलब ये तो कहे तो हम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, नेचुरल जस्टिस का मतलब कहे तो विरोध हो रहा है। तो इसके लिए एक स्वतंत्र बॉडी बना चाहिए, जिसको हम लोग पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बोल सकते हैं। पुलिस कार्रवाई से पीड़ित आम लोगों की सुनवाई के लिए राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की स्थापना की जानी चाहिए। हुआ है किसी राज्य में? सोच के बताइए, कोई राज्य पुलिस शिकायत निवारण है? बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट। पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए जांच और कानून व्यवस्था अलग होना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो जांच करता है वही कानून व्यवस्था बना देता है। तो जांच करना, फोरेंसिक डिपार्टमेंट, ये सब अलग अलग होना चाहिए, उनके कार्य अलग होने हैं, उनके डिपार्टमेंट अलग होने चाहिए। राज्य सुरक्षा आयोग, छठा है, राज्य सुरक्षा आयोग यानी स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए, इनमें सिविल सोसाइटी के लोगों को शामिल किया जाए। और फाइनली है 7वां और अंतिम, एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए। क्या इन सुझावों पर कुछ हुआ है? 7 दिशा निर्देश फ्रॉम प्रकाश सिंह वाद भारत संघ 2006, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को क्या किसी राज्य ने एडॉप्ट किया, स्वीकारा, माना? कि आज भी वे और विंस मतलब जब मन जैसे मन तैसे ट्रांसफर, पदोन्नति, नियुक्ति, राजनीति साठगांठ होते रहती है पुलिस और राजनेताओं के बीच। तो इन सुझावों पर राज्यों की प्रतिक्रिया सुन लीजिए। वर्ष 2006 में दिए गए फैसले के बाद किसी भी राज्य ने शीर्ष अदालत के दिशा निर्देशों को पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया है। तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को राज्य ने पालन नहीं किया, इज इट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? थिंक अबाउट इट। 18 राज्यों द्वारा इस दौरान अपने पुलिस अधिनियमों को पारित या संशोधित किया गया, लेकिन इनमें से कोई भी पुलिस अधिनियम पूरी तरह से विधायी मॉडल के अनुरूप नहीं है। तो ओवरऑल वी डिस्कस्ड हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, हमारा पुलिस सिस्टम कितना कमजोर है, इसमें राजनीति और पुलिस का साठगांठ किस प्रकार से एक तरह से कहे तो शैतान की साम्राज्य की स्थापना कर रहा है, और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय मिलने में बहुत ही देरी हो रही है। न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था दोनों
एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पुलिस व्यवस्था ठीक ढंग से काम नहीं करेगी तो न्यायालय बिल्कुल उस पर वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यायालय केवल और केवल सबूत मांगता है। सबूत कैसे जुटाया जाएगा जब आपके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, आपके पुलिस डिपार्टमेंट बेहतर हो। उसमें राजनेता ऑलरेडी मुकदमेबाजी करते हैं, क्योंकि अधिकांश केस तो राजनेताओं पर ही है। तो राजनेता का पुलिस से साठगांठ होता है, विकास देवों के रास्ते रही लुढ़का दिया जाता है ताकि सबूत मिट जाए। इस तरह की बहुत सी गतिविधियां हो रही है राजनेताओं और पुलिस के माध्यम से, ताकि जो मुख्य जो अपराधी है उसका शिकंजा कसा ही ना जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश है प्रकाश सिंह सर के, जो लगातार कोशिश रहे, उसको एक तरह से अमल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और इस पर सत्य में जो एक एपिसोड दिखाया गया है, आप वॉच करिए उस वीडियो को। यू विल बी स्टडी अबाउट दैट डिटेल कि भारत की पुलिस व्यवस्था किस प्रकार से अपंग हो चुकी है। जुडिशियल एक्टिविज्म तो बढ़ ही रहा है, कस्टोडियल डेथ भी बढ़ रहा है। भारत में जेलों की संख्या जाके देखिए, जेलों की स्थिति देखिए, उसमें रहने वाले कैदियों की हालात का अध्ययन कीजिए। सबसे दयनीय स्थिति है। अंडर ट्रायल, जिसको मतलब पता ही नहीं है कि वो उसको सजा कितना साल का होगा, 15 साल 20 साल से सजा भोग रहा है। सब ये सब पुलिस व्यवस्था की कमियां हैं। हमारी शासन व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था कैसे मजबूत होगी? इन चीजों के आधार पर इन निर्णयों को अगर ठीक ढंग से लागू किया जाए तो जनता का कर्तव्य बनता है कि वोट उन्हें दे जो आपके प्रतिनिधि वास्तव में इसके साथ हो, ना कि दारू और पौवा और पैसा के बल पे अपना वोट बेच दे। ओके, तो इस ओवरऑल टॉपिक में आप समझ चुके हैं कि पुलिस व्यवस्था के बारे में मेंस में अगर कोई प्रश्न आए तो प्रकाश सिंह बाद बनाम भारत संघ जरूर लिखिए। इसके कुछ मुख्य प्रावधान लिखिए, 7 गाइडलाइंस में से 2-3 गाइडलाइंस याद ही कर लीजिए। ओके, अगला है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। 104 विश्व भर में 104 देशों की सरकारों की क्षमताओं और प्रभावशीलता को मापने के लिए सरकारी पेशेवरों यानी गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर द्वारा सरकारी पेशेवरों के लिए तैयार किया गया एक वार्षिक सूचकांक है, जिसको कहते हैं चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स विश्व भर में 104 देशों की सरकारों की उसकी कैपेसिटी, उसकी इफेक्टिवनेस की जांच करता है। चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस। चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। 7 नया सूचकांक, इसमें 7 स्तंभ है। सूचकांक के 7 स्तंभ है। किस किस पे टिका हुआ है? ये चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा जारी किया गया चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। पहला, लीडरशिप एंड फोरसाइट, दूरदर्शिता, मजबूत कानून और नीतियां, मजबूत संस्थान, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल स्टेटवर्डशिप्स, आकर्षक बाजार, अट्रैक्टिव मार्केट प्लेस, वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा, ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड रेपुटेशन कितना है, लोगों की उन्नति में मदद करना, हेल्पिंग पीपुल राइज। सूचकांक का महत्व देखा जाए तो किसी राष्ट्र की सफलता में अच्छी सरकार एक निर्णायक कारक होती है। एक अच्छा सरकार बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। कमजोर सरकार, गठबंधन सरकार भारत के लिए हमेशा नुकसानदायक रही है। 2014 से 2019 के बीच में भारत का जो वैश्विक जो ग्लोबल एरेना था वो पूरी तरह से बदल चुका है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट बीजेपी बट देयर इज अ लैंडमार्क चेंजेज। हमारी डिप्लोमेसी में बहुत गंभीर परिवर्तन हुए हैं जो स्वागत योग्य है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स नागरिकों और व्यवसायों के लिए सकारात्मक परिणामों को हासिल करने हेतु सशक्त सरकारी क्षमताओं में निवेश करने को महत्व को दर्शाता है। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर अगर नजर डालें, सूचकांक के शीर्ष 10 देशों में यूरोप के 7 देश शामिल है। यूरोप के 7 देश शामिल है। हालांकि शीर्ष 10 देशों में 4 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व है, जिसमें एशिया से सिंगापुर है, ओशिनिया से न्यूजीलैंड है, अमेरिका महाद्वीप से कनाडा शामिल है। शीर्ष 10 देशों में शामिल देश विश्व बैंक के द्वारा उच्च आय वाले देश हैं। सूचकांक में भारत का प्रदर्शन तो जानना बहुत ही जरूरी है। गुड गवर्नेंस यानी चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स भारत का 49वां स्थान है दिया गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जम्मू में रोहिंग्या प्रवासियों की रिहाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार।
सुप्रीम कोर्ट ने मानवता को ध्यान में रखते हुए कहा कि जम्मू में बंद अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को कानून का पालन किए बिना, बगैर कानून का पालन किए आप म्यांमार नहीं भेजिएगा। केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वासन देते हुए कहा कि रोहिंग्या प्रवासियों को देश से निर्वासित करने से कानून का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा। मतलब यहां पर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार आपस में भिड़ बैठी है, दोनों के विचार लग रहे हैं एक दूसरे से कंट्राडिक्ट है। सरकार चाहती है कि रोहिंग्या जो मतलब हमारा देश के नागरिक नहीं है उनको वापस डिपोर्ट किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बिना कानून का पालन किए आप कैसे उसको म्यांमार भेज दीजिएगा, जहां पर उनका जान माल का हानि का खतरा है। तो कुछ इसके बारे में जान लीजिए, संबंधित इसके घटनाक्रम क्या है। कुछ समय पहले अदालत में रोहिंग्या शरणार्थियों से संबंधित एक याचिका दायर की गई थी और जिसमें हिरासत में लिए गए जो रोहिंग्या शरणार्थियों को तत्काल तुरंत रिहा करने और केंद्र शासित प्रदेश सरकार और गृह मंत्रालय को अनौपचारिक शिविरों में रोहिंग्याओं के लिए शीघ्र ही शरणार्थी पहचान पत्र जारी करने हेतु निर्देश की मांग की गई थी। मतलब कुछ लोग हैं जो सॉफ्ट हार्टेड हैं, जो चाहते हैं कि रोहिंग्या जो बेचारे फंस चुके हैं या किसी कारणवश भारत में आ गए हैं या फिर गैर आपराधिक कृत्य नहीं कर रहे हैं और उनको पकड़ लिया गया, डिपोर्ट कर लिया गया है, तो उनके बारे में क्या निर्णय होगा आखिर। तो सुप्रीम कोर्ट में गया ये मामला। संविधान में प्रतिस्थापित जो समता का अधिकार जो आर्टिकल 14 में है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का अधिकार भारत के नागरिकों और प्रवासियों दोनों को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 ठीक है, वो सबको मिलता है बराबर। निर्वासित नहीं किए जाने का अधिकार नागरिकता के अनुषंगिक है। आप उसको निर्वासित कैसे कर दीजिएगा। निर्वासित नहीं किए जाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 सबक्लोज ई के तहत भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने या बसने का अधिकार एक जैसा ही लगता है। संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का सबक्लोज ई भारत के प्रत्येक नागरिक को देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से भ्रमण करने, निवास करने, बसने का अधिकार प्रदान करता है। तो क्या शरणार्थियों को भी मिलेगा मौका? क्या ये रोहिंग्या जो भारत में घुस गए हैं उनको आर्टिकल 19 सबक्लोज 1 सबक्लोज ई मिलेगा? भारत में शरणार्थियों को लागू करने वाले कानून और नियम क्या है? भारत में जो शरणार्थी है उनके साथ क्या कौन सा नियम लगाया जाएगा, कौन सा कानून उस पर लागू होता है? भारत में विशेष रूप से शरणार्थियों से संबंधित कोई भी कानून पारित नहीं किया। भारत ने शरणार्थी से संबंधित कोई कानून ही नहीं है। इसलिए रोहिंग्या शरणार्थियों को अक्सर विदेशी विषयक अधिनियम यानी फॉरेनर्स एक्ट 1946 तथा विदेशी विषयक आदेश यानी फॉरेनर्स ऑर्डर 1948 के तहत सरकार द्वारा निर्वासित किए जाने वाले अवैध अप्रवासियों के वर्ग में शामिल कर लिया गया है। अर्थात वे अवैध है, इलीगल रूप से भारत में प्रवेश कर चुके हैं तार के नीचे के माध्यम से। हालांकि एक कानूनी रूप से शरणार्थी अप्रवासियों की एक विशेष श्रेणी होते हैं, अप्रवासी भी एक विशेष श्रेणी के होते हैं और उन्हें अवैध अप्रवासियों के वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो ये विषय बहुत ही संवेदनशील विषय है कि आप एक तरफ से मानवाधिकार की बात करते हैं, दूसरे तरफ से अपने देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता, पर संप्रभुता, राष्ट्र सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर इत्यादि समस्या कहीं न क्रिएट हो जाए। तो इनको ध्यान में रखते हुए भारत का अपना कोई कानून नहीं है शरणार्थियों के संबंध में। तो भारत ने जो फॉरेनर्स एक्ट जो है या 1946 का या फॉरेनर्स ऑर्डर जो है 1948 के तहत इनको अवैध घोषित कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट का कुछ कहना और ही है। तो निश्चित रूप से इस पर एक निर्णय होना चाहिए और एक मतलब बैलेंस निर्णय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनको डिपोर्ट कर दिया जाए और वहां पर उनकी किलिंग हो जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि म्यांमार के साथ भारत का संबंध बेहतर हो, म्यांमार को दबाव ना हो कि रोहिंग्या को जबरदस्ती ठेला जा रहा है या रोहिंग्या जो एक तरह से ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत एक तरह से अप्रवासी हैं, तो इनको भी एक बेहतर मतलब पैकेज मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए ताकि मानवाधिकार का उल्लंघन भी ना हो और भारत का सम्मान भी बरकरार रहे और भारत की सुरक्षा भी बरकरार रहे। ओके, that is sufficient for this video. If you love this video, please share and subscribe this video. I'm trying my best to upload such videos which is very helpful for you. Okay, thanks for watching this video once again.